हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 42। चाय नाश्ते के बाद सभी वापस गाड़ियों में आ बैठे और रवाना हो गए। खाने के बाद तो गुड्डू के लिए सोना और जरूरी हो गया, लेकिन इस बार सोनू की बगल में बैठा ताकि फिर से उसका सर शगुन के कंधे से ना लगे और वह चैन से सो सके। शगुन भी अब तक काफी थक चुकी थी, इसलिए वेदी के कंधे पर सर रखकर सो गई और गोलू शगुन के बगल में बैठा गुड्डू के फोन से पिंकी की तस्वीरें और मैसेज डिलीट करने में लगा हुआ था। शगुन गुड्डू आराम से सो रहे थे, वेदी भी सो रही थी और सोनू भैया मस्त धीमी आवाज में गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहे थे। गोलू बस गुड्डू के फोन में घुसा हुआ था। शाम 4 बजे सभी गाड़ियां कानपुर पहुंची। मिश्राइन ने गुड्डू और उसकी दुल्हन के स्वागत के लिए सभी तैयारियां कर रखी थी। गुड्डू की गाड़ी घर के सामने पहुंची। सोनू भैया ने गाड़ी साइड में लगाई। सभी नीचे उतरे। गुड्डू शगुन के साथ चलकर घर के दरवाजे पर आया। पूरे मोहल्ले की औरतें मिश्राइन के साथ खड़ी थी। सभी नजरें शगुन पर थी। सुंदर नैन नक्श और सादगी से भरी शगुन को देखकर सभी गुड्डू की किस्मत की तारीफ करने लगे। गुड्डू शगुन के बराबर में खड़ा था। मिश्राइन ने तो दोनों की बलाएं ली और फिर आरती उतारने लगी। शगुन को देखकर सब कनपुरिया भाषा में कुछ न कुछ बोले जा रही थी और शगुन को बहुत कम समझ में आ रहा था। मिश्राइन ने दोनों को तिलक किया और फिर अंजलि से कहकर आलता से भरी थाली मंगवाई और शगुन ने उससे में अपने दोनों पैर रखकर अंदर आने को कहा। शगुन ने अपने पैरों को आलता में भिगोया और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। गुड्डू अंदर आते ही ऊपर जाने लगा तो मिश्राइन ने कहा, अरे गुड्डू, तुम कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहे हैं अम्मा, अब तो जाने दो, गुड्डू ने कहा। अरे बेटा, अभी तो रस्में बाकी है, चलो नीचे आओ वापस, मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू बेमन से वापस चला आया। मिश्राइन गुड्डू और शगुन के साथ सबसे पहले पूजा घर में आई। गुड्डू और शगुन दोनों को अपने इष्ट देव को प्रणाम करने को कहा। उसके बाद दोनों को लेकर आंगन में चली आई, जहां गुड्डू की बूढ़ा बैठी थी। मिश्राइन ने दोनों को जाकर दादी के पैर छूने को कहा। शगुन ने दादी के पैर छुए तो उन्होंने शगुन को तोहफे में भगवत गीता की किताब दी और कहा, सुनो बहुरिया, ये किताब हमें हमारे सास ने दी थी वो जमाने में, लेकिन हम तो पढ़ना जानते नहीं थे, पर अब तुम आई हो घर में तो तुम रोज पढ़कर हमका सुनाओगी। जी दादी माँ, शगुन ने किताब सर से लगाते हुए कहा। दोनों ने एक एक करके घर के बड़ों के पैर छूने लगे। शगुन को सबसे तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ मिलता जा रहा था और गुड्डू को कुछ नहीं, तो आखिर में उसने कह ही दिया, हमारे लिए कोई तोहफा काहे नहीं है? बेटा, इतनी सुंदर बहू ला दी तुम्हारे लिए, इसके बाद भी तोहफा चाहिए तुमको? मिश्राइन ने कहा तो सब हंस पड़े और शगुन ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। मिश्राइन ने लाजो से अंगूठी वाली रस्म करने को कहा और सभी आकर पूजा घर में बैठ गए। गुड्डू आ बैठा और शगुन उसकी बाईं तरफ आकर बैठ गई। लाजो ने दूध से भरा बर्तन लाकर गुड्डू और शगुन के सामने रखा। उसमें कुछ फूलों की पत्तियां डाली हुई थी। अंजलि भाभी ने चांदी की अंगूठी गुड्डू और शगुन को दिखाकर कहा, ये अंगूठी इस बर्तन में डाली जाएगी और आप दोनों को इसे ढूंढना है। जिसने पहले ढूंढ लिया वही दूसरे वाले पर जिंदगी भर राज करेगा। सोच लो दुल्हन, तुम्ही को जीतना है। पास बैठी रोशनी की मम्मी ने कहा तो गुड्डू बोल पड़ा, वाह चाची, अभी से दूसरी तरफ हो गई तुम तो। अरे बिटवा, कोई भी जीते, राज तो हमेशा बहू ही करती है घर पर। चलो चलो रस्म शुरू करो, चाची ने कहा तो अंजलि ने अंगूठी को बर्तन में डाल दिया और गुड्डू शगुन को ढूंढने का इशारा किया। शगुन और गुड्डू ने अपना अपना हाथ बर्तन में डाला और अंगूठी ढूंढने लगे। पहली बार में अंगूठी शगुन के हाथ में आ गई। शगुन जीत गई और गुड्डू ने मुंह बना लिया। दूसरी बार भी यही हुआ। अंगूठी शगुन के हाथ में आई और वो जीत गई। तो पास बैठी अंजलि भाभी ने कहा, क्या कर रहे हो देवर जी, ये आखिरी बार है और इस बार तो आपको ही जीतना है। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस नजर शगुन की ओर देखा और फिर जैसे ही अंजलि ने अंगूठी को बर्तन में डाला, तीसरी बार भी अंगूठी शगुन के हाथ में आ गई। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। अंगूठी भले शगुन के हाथ में थी, लेकिन शगुन का हाथ गुड्डू के हाथ की गिरफ्त में था। गुड्डू ने कसकर शगुन का हाथ पकड़ा हुआ था और शगुन से अंगूठी छोड़ने का इशारा किया, लेकिन शगुन ने भी अंगूठी नहीं छोड़ी। सब ये नजारा देख रहे थे।
कुछ तो गुड्डू की इस हरकत पर मुस्कुरा भी रही थी। मिश्राइन ने देखा तो कहा, गुड्डू बहू का हाथ काहे पकड़े हो? इनसे कह दो अंगूठी छोड़ दे, हम भी हाथ छोड़ देंगे, वैसे भी 2 बार हार चुके हैं इनसे। गुड्डू ने कहा, बहू छोड़ दो, वैसे भी गुड्डू तुम्ही को पहनाने वाला है। मिश्राइन ने कहा तो शगुन ने अंगूठी छोड़ दी। अंगूठी छोड़ते ही गुड्डू ने भी शगुन का हाथ छोड़ दिया। गुड्डू ने अंगूठी निकाली और जीतने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मिश्राइन ने वो अंगूठी शगुन को पहनाने को कहा। गुड्डू ने शगुन को अंगूठी पहनाई और कहा, हो गई रस्म, अब हम जाएं? नहीं, अभी तो तुम दोनों के हाथों में बंधे धागों को खोलना है। बगल में बैठी भुआजी ने कहा, ईमा कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम खुद ही खोल लेंगे। कहते हुए गुड्डू ने जैसे ही खोलना चाहा, मिश्राइन ने रोक दिया और कहने लगी, बेटा यही तो रस्म है, तुमको खुद नहीं खोलना, तुम्हारे हाथ के धागे बहू खोलेगी और बहू के हाथ का धागा तुम खोलोगे। और बेस्ट पार्ट ये है देवर जी, आपको एक हाथ से खोलना है। अंजलि ने कहा तो गुड्डू ने कहा, ये भेदभाव का है, रस्म है, मिश्राइन ने कहा और रस्म शुरू हुई। शगुन ने गुड्डू के हाथ में बंधे धागों को खोल दिया और जब गुड्डू की बारी आई तो शगुन के हाथ में बंधे धागे बहुत टाइट थे और गुड्डू को एक हाथ से खोलने में परेशानी हो रही थी। सब गुड्डू को छेड़ रहे थे। शगुन ने देखा तो उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ गुड्डू के हाथ की ओर बढ़ा दिया और धागे खोलने में उसकी मदद करने लगी। शगुन को गुड्डू की हेल्प करते देख अंजलि ने कहा, मौसी ये तो चीटिंग है, दुल्हन देवर जी की मदद कर रही है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ना ही गुड्डू जी ने, उन्होंने एक हाथ ही यूज किया है और रस्म शुरू होने से पहले किसी ने नहीं कहा कि मैं इनकी मदद नहीं कर सकती। शगुन ने बहुत ही समझदारी से कहा तो मिश्राइन ने उसकी बलाएं लेकर कहा, देखा कितनी समझदार है हमारी बहू। धागे खुल चुके थे और कुछ छोटी मोटी रस्मों के बाद गुड्डू भी आजाद हो चुका था। वह सबके बीच से उठा और पूजा घर से बाहर चला आया। शाम के 6 बज रहे थे। गुड्डू बुरी तरह थक चुका था। वह जैसे ही सीढ़ियों की ओर जाने लगा, मिश्रा जी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, गुड्डू यहाँ आओ। अब इनको क्या काम है यार, गुड्डू ने मन ही मन झल्लाते हुए कहा और मिश्रा जी के पास आकर कहा, जी पिताजी। लड़कियों की तरह मुंह छिपाकर कहाँ जा रहे हो? मिश्रा जी ने कहा, ऊपर जा रहे हैं सोने। गुड्डू ने मुंह लटकाकर कहा, देखो बेटा, अब तुम वो गुड्डू नहीं रहे जैसे हम जब चाहे तब डांट लेते थे। तुम्हारी शादी हो चुकी है, बहू के सामने तुम्हारी इज्जत रखनी चाहिए। जिम्मेदार बनो यार, चलकर वहां मर्दों में बैठो। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू मन ही मन रोने लगा। कोई उसे सोने क्यों नहीं दे रहा था। गुड्डू आकर सोफे पर बैठ गया जहां घर के कुछ बड़े बैठे थे। कुछ देर बाद जैसे ही सब उठकर जाने लगे, गोलू और मनोहर आकर गुड्डू के अगल बगल बैठ गए और मनोहर ने कहा, गुड्डू बेटा, आज की रात तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी। मतलब? गुड्डू ने कहा, मतलब ई कि बेड के दोनों साइड से उतरने के दिन गए अब तुम्हारे। गोलू ने भी गुड्डू के मजे लेते हुए कहा, अबे क्या बोल रहे हो तुम दोनों, सीधा सीधा बोलो ना। गुड्डू ने झुंझला कर कहा, हम कह रहे हैं आज तो तुम्हारी सुहागरात है, तो तुम कहो तो कुछ टिप्स दे सकते हैं तुमको। मनोहर ने दबी आवाज में गुड्डू से कहा, भक्साले क्या बकवास कर रहे हो? गुड्डू ने कहा, अबे शर्मा काहे रहे हो, शादी हुई है तो सुहागरात भी होगी ना, क्यों गोलू गुप्ता, क्या कहते हो? मनोहर ने गोलू से कहा तो गोलू ने खीसे निपोरते हुए कहा, अब हम क्या पता है भैया, हमारी शादी थोड़ी हुई है। शादी तो इसकी भी नहीं हुई, लेकिन ये तो भरा पड़ा है। गुड्डू ने मनोहर को घूरते हुए कहा, कमाल करते हो यार गुड्डू, अब दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? और तुम बताओ गोलू, ये सब बातें करना गलत है का? मनोहर ने कहा, अरे गुड्डू भैया काहे गरमा रहे हो हमारे मनोहर भैया पर? 10 दिन बाद तुम्हारे जीजा बनकर आने वाले हैं इसी गली में। गोलू ने कहा तो मनोहर हंसने लगा और फिर गुड्डू भी हंस पड़ा। तीनों बैठकर बातें करने लगे, लेकिन मन ही मन गुड्डू अब घबरा रहा था। अब तक वह शगुन से बचता फिर रहा था, लेकिन रहना तो उसे अब शगुन के साथ ही था, वो भी एक ही कमरे में। और जिस तरह की बातें मनोहर और गोलू कर रहे थे,
गुड्डू जानता था इन सब बातों से वह ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। रात हो चुकी थी, खाना लगा, सबने खाना खाया और गुड्डू नीचे ही रुक गया ताकि फिर से कोई उसे ना टोके। वेदी, रोशनी और अंजलि भाभी शगुन को लेकर ऊपर उनके यानी गुड्डू के कमरे में आई। वेदी ने शगुन को अपने साथ लाया लहंगा और मैचिंग के गहने दिए जो उसे आज रात पहनने थे। ये लहंगा वजन में लाइट था। शगुन फ्रेश होकर कपड़े बदल सके इसलिए तीनों बाहर चली आई और बातें करती हुई खिलखिलाने लगी। शगुन ने भारी भरकम लहंगा और गहने उतार कर रखे और नहाकर वेदी के लाए कपड़े गहने पहन लिए। उसने दरवाजा खोल दिया तो तीनों वापस अंदर चली आई। इस नए लहंगे में भी शगुन बहुत प्यारी लग रही थी। जब शगुन अपने बाल बनाने लगी तो वेदी ने कहा, लाइए भाभी, हम बना देते हैं। शगुन ने कंघी वेदी को दे दी। वेदी शगुन के बाल बनाने लगी। अंजलि और रोशनी भी वहां आकर बैठ गई। शगुन ने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। दीवार पर गुड्डू की तस्वीरें लगी हैं। अब बड़ा कबर्ड और ड्रेसिंग था जिसके शीशे वाले बॉक्स में न जाने कितने ही मेहंदियों रखे हुए थे। शगुन को खामोश बैठे देखकर अंजलि भाभी ने कहा, मौसी जी बता रही थी कि देवर जी को सजने संवरने का बहुत शौक है। कपड़े, जूते और परफ्यूम तो न जाने कितने होंगे उनके पास। हाँ भाभी, ये तो सही है। पिताजी हमें कभी इतना सब नहीं लेने देते, लेकिन गुड्डू भैया को कभी मना नहीं करते। वेदी ने कहा तो शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए मैं ले आऊंगी। थैंक यू भाभी, वेदी ने शगुन को हक करते हुए कहा। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद अंजलि ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, वेदी चलो, दुल्हन काफी थक गई होंगी, इन्हें आराम करने देते हैं। हाँ भाभी, चलिए, वेदी ने उठते हुए कहा और फिर तीनों वहां से बाहर चली गई। शगुन कमरे में अकेली थी। वह उठी और शीशे के सामने आकर खुद को देखा। रोजाना से ज्यादा चमक रहा था उसका चेहरा। आंखों में गुड्डू के लिए इंतजार था और पलकें शर्म के मारे बार बार झुकी जा रही थी। शगुन कमरे का जायजा लेने लगी। दीवार पर लगी गुड्डू की तस्वीरों के सामने आई और कहने लगी, सब बहुत परेशान करते हैं ना आपको, बहुत छेड़ते हैं, पर आप नहीं जानते, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा कह रहे थे कि आप बहुत समझदार हैं। मैं खुश हूं कि मैं यहाँ हूँ आपकी जिंदगी में, पर आप कहाँ रह गए? आप नहीं जानते मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। आपको अपने बारे में बताना है, आपसे आपके बारे में जानना है, कितना कुछ है कहने सुनने के लिए। शगुन गुड्डू की तस्वीरों को देखते हुए उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। शगुन ने आकर फोन उठाया, देखा प्रीति का फोन था। हेलो प्रीति, कैसी हो? पापा कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं है ना वो? मेहमान हैं या गए? भाभी को कुछ दिन के लिए रोक लेना अपने पास ताकि खालीपन ना लगे तुम्हें। अरे दी, ब्रेक लगाओ, एक सांस में सब बोल दिया आपने तो, प्रीति ने कहा। सॉरी, सुबह से अब बात हुई है ना, शायद इसलिए, शगुन ने कहा। आप पहुंच गए ना अच्छे से? प्रीति ने पूछा। हाँ, अभी गुड्डू जी के कमरे में ही हैं, शगुन ने कहा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप दोनों को? प्रीति ने पूछा। नहीं प्रीति, गुड्डू जी अभी नीचे हैं। तुम बताओ? आपकी बहुत याद आ रही है दी, प्रीति ने कहा। मुझे भी। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। वेदी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और गुड्डू जी की मम्मी, वो भी बहुत अच्छी हैं, शगुन ने कहा। सुनकर अच्छा लगा दी, अब बस उन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना, प्रीति ने कहा। अच्छा बेटा, एक दिन में इतनी बड़ी ज्ञानी बन गई हो तुम, शगुन ने कहा। क्या करूं दी, किसी को तो आपके कंधों का भार संभालना था ना, प्रीति ने कहा तो शगुन हंस पड़ी। नौटंकी है तू सच में। अच्छा पापा ठीक है? शगुन ने पूछा। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कल सुबह बात करेंगे आपसे, काफी थक गए थे ना इसलिए सो गए हैं, प्रीति ने कहा। तू पापा का ख्याल रखना, उनकी दवाइयां टाइम पर देती रहना, शगुन ने कहा। अरे दी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ये सब छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि गुड्डू जीजू ने आपको तोहफा क्या दिया मुंह दिखाई में, प्रीति ने कहा। अभी वो नीचे हैं घर वालों के साथ, जब देंगे तब सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, शगुन ने कहा। वो तो मैं आपसे उगलवा लूंगी। वैसे दी कैसा लग रहा है शादी करके, प्रीति ने कहा। सच बताऊं प्रीति, तो बहुत घबराहट हो रही है। गुड्डू जी से अभी तक ठीक से बात भी नहीं हुई। ऐसे में जब वो सामने होते हैं तो आवाज ही नहीं निकलती। अभी भी दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है।
अच्छा प्रीति, मैं तुम्हें सुबह फोन करती हूँ। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, प्रीति ने कहा। तू भी अपना और पापा का ख्याल रखना। ठीक है, शगुन ने कहा और फोन काट दिया। गुड्डू नीचे आंगन में टहल रहा था। कमरे में शगुन है ये जानने के बाद उसकी अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मिश्रा जी ने देखा और उसे बुलाकर कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर पहले तो बड़ी जल्दी थी तुमको ऊपर जाने की, अब यहाँ ठहल के का धरती को चपटा कर रहे हो? बहू ऊपर है, चलो जाओ। गुड्डू सुनकर चुपचाप जाने लगा तो मिश्रा जी ने उसे रोका और कहा, अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। बहू अच्छी है, उसका दिल दुखाने का कभी मत सोचना, का समझे? समझ गए, गुड्डू ने धीरे से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मिश्रा जी भी वहां से चले गए। गुड्डू अभी 2 सीढ़ियां चढ़ा ही होगा कि उसका फोन बजा। गुड्डू ने देखा किसी अननोन नंबर से फोन है। गुड्डू ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से किसी ने जैसे ही कुछ कहा, सुनते ही गुड्डू के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, हम अभी आते हैं। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 42। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ।